पिछले सेक्शंस में आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा था। डेरिवेटिव्स में क्या आपने पढ़ा था? डेरिवेटिव्स में किसी भी गिवन फंक्शन, सपोज कर लीजिए हम जो है एक वेरिएबल यहाँ x ले लेते हैं और यह कोई हमारा फंक्शन fx है। इस तरह से हमारा कोई यह फंक्शन है। आपने वहाँ क्या पढ़ा था? अगर यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो और कंटिन्यूअस टेंस में एनी पॉइंट, हम इसी पॉइंट पर हम x और y पर इसको हम लेते हैं और जो इसका डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव आपने डिनोट कैसे किया था? dy बाई dx डिराइव किया था। आपने क्या देखा? आपका इसका मीनिंग क्या था? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? आपने इसकी फिजिकल अपीयरेंस को क्या देखा था? यह क्या डेरिवेटिव आपका क्या बताता था? dy बाई dx एट गिवन पॉइंट एक्स वाई, वह क्या बताता था? स्लोप बताता था, टेंजेंट बताता था। क्या बताता था? वह टेंजेंट बताता था। ठीक है ना। अब इस सेक्शंस में जब आप इंटीग्रेशन के सेक्शंस में आएंगे तो इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग क्या है? आप इसको अगर डेरिवेटिव इसका टेंजेंट निकाले, टेंजेंट लाइन बताता था, यह टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बताता था, इसी का जो है यह थीटा का हम क्या निकालते थे? टेन ऑफ थीटा, यानी कि यही स्लोप बताता था। बट इन दिस केस जो आप अभी आपको जिसके विषय में आज पढ़ना है वह क्या है? इसका सेंस दूसरा है। सपोज करिए यह पॉइंट क्या है? x इक्वल टू ए से लेकर के और यहाँ x इक्वल टू और यहाँ b तक का है। ठीक ना। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? अगर हम एक्स ए और एक्स बी को इसमें इंक्लूड करें, ये कंडीशन लगा दे यहां से यहां तक का, तो जो अभी हमको पढ़ना है, जो चीज हम इंटीग्रेशंस में पढ़ेंगे, वह इंटीग्रेशन क्या बताता है? इस फंक्शंस का, इस कंडीशंस के अंतर्गत जो बाउंडेड एरिया है, यह बाउंडेड एरिया क्या बताता है? आपका इंटीग्रेशंस बताता है। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? टेंजेंट है। और आपका इंटीग्रेशंस का फिजिकल मीनिंग क्या है? आपका यह जो है एरिया है। ठीक है ना। तो हम इतने डीपली नहीं जाएंगे, हम एक सिंपल सा आइडिया उसका आपको देना चाहते हैं। तो अगर सपोज करिए कि कोई हमारा यह फंक्शन f है और डिफरेंशिएबल है। कहां डिफरेंशिएबल है? यह किसी इंटीजर में यह डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना। सभी इंटीजर्स के लिए f की वैल्यू क्या है? डिफरेंशियल है। तब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो सपोज करिए यह क्या आता है? f आता है। अब वहां एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देना चाहता हूं, डी बाई डी एक्स का इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में अवकलन, अवकलन। यहां से क्लियर होगा और यहां से आपका डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंशिएशन से भी क्लियर होगा। दो चीजें हैं। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? कम करना। डिफरेंट का मतलब होता है कम करना अथवा उसको अवकलित करना। अवकलन का मतलब उसको कम करना, डिफरेंट का मतलब भी वही होता है, कम करना। तो जो हमारा यह फंक्शन y है, किसी न किसी तरह से यह जो वेरिएबल x है इससे रिलेटेड होता है। तो स्मॉल चेंजेस इन y बटा में स्मॉल चेंजेस इन x, हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या, सपोज करिए एक फंक्शन है 5 है और नीचे एक फंक्शन x है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग मैथमेटिकल दृष्टिकोण से x टू पावर 4 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या हुआ? अब इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कुछ कम हुई। ठीक है ना। अब बात आती है, वही मैं चीज बताना चाहता था कि अगर कोई हमारा फंक्शन f है, वह किसमें है? किसी भी वह इंटीजर्स में है, वह डिफाइंड है, वह कंटिन्यूअस है, वह डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशियल कितना आता है? f डैश आता है। और हमारी मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब स्क्वायर रूट हो, जो चीजें भी है सब में क्या होता है? सब में जो है एक इनवर्स रिलेशन होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने सारा चीज देखा था, इनवर्स फंक्शन देखा था। उसी तरह से हर एक ऑपरेशन का एक इनवर्स ऑपरेशन होता है। यहाँ क्या है आपका? तब यह f डैश क्या है? f का डेरिवेटिव है। तो इसी f डैश का इनवर्स क्या मिलेगा? जो रियल फंक्शन f मिलेगा वही क्या होता है? आपका इंटीग्रेशन होता है। वह मेथड जो क्या कहलाता है? इस मेथड को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। जो f डैश क्या आया है? यह डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? f का डेरिवेटिव है। तो f को फाइंड करना, इसी f डैश के हेल्प से क्या फाइंड करना? f फाइंड करना क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है ना। अब यह एंटी डेरिवेटिव, चाहे इसको एक चीज और हम लोग कहते हैं क्या? प्रीमिटिव, प्रीमिटिव भी इसको कहते हैं, इस एंटी डेरिवेटिव को। यानी कि जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसका जो फलन हम रियल में, जो उसके वास्तविक फलन हम फाइंड करना चाहते हैं, फंक्शन को हम जो है फलन को फाइंड करना चाहते हैं, वह फंक्शन ही क्या कहलाता है? उसका प्रीमिटिव कहलाता है। और जो यह पूरी प्रोसेस होती है, यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस कहलाती है। इसको फाइंड करना, इसके हेल्प, इसका जो है एक फार्मूलेशन कर करके एक प्रोसेस के थ्रू इसको फाइंड करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशंस कहलाता है। यही इंटीग्रेशंस है। अगर हम किसी भी प्रोसेस से क्या फाइंड कर लें? यह फाइंड कर लें जो रियल वैल्यू ऑफ फंक्शंस है, उसको हम फाइंड कर लें, तो वह क्या कहलाता है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इंटीग्रेशंस क्या है? कोई भी डेरिवेटिव फंक्शंस होगा, उस फंक्शंस का जो प्रीमिटिव होगा, पूर्व फलन जो होगा, जो उसका जो है वास्तविक फलन, जिसको डिफरेंशिएट करके और डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन हमें प्राप्त हुआ है, उसी का उल्टी प्रोसेस ही क्या कहलाती है? उस फंक्शन को फाइंड करने की, यानी कि f को फाइंड करने की जो प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का यूज दो तरह से किया जाता है, दो संभावनाओं के लिए किया जाता है। एक संभावना उसकी क्या है? उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। वह संभावना हमारी है कि हमारा कोई, अगर यह सपोज कर लीजिए कि फाइंडिंग, पहला क्या है कि फाइंडिंग द फंक्शन, फाइंडिंग द
फंक्शन। कैसा फंक्शन? जिसका डेरिवेटिव निकाला गया है, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, उस फंक्शन को हमको फाइंड करना है। और दूसरा काम इसका क्या होता है? फाइंडिंग द एरिया, फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाई कर्व ऑफ फंक्शंस, कर्व ऑफ फंक्शन से जो एरिया बाउंडेड है उस एक कंडीशन पर, एट गिवन कंडीशन, इस गिवन कंडीशन पर हम क्या करें? उसका एरिया फाइंड करेंगे। दो चीजें जो है आपके इंटीग्रेशंस में आता है। तो जो फाइंडिंग ऑफ द फंक्शंस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और एरिया जो हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया पाएंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन। दो चीजें हैं, इन दो चीजों का जो सम्मिलित रूप है, यानी कि क्या? इंटीग्रेशंस का, डिफिनिट इंटीग्रेशंस का दो कॉम्बिनेशन है, इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रल कैलकुलस कहा जाता है। इसको जो है हम सामान्य रूप से समाकलन कैलकुलस कहते हैं। ठीक है ना? तो यह था इसका फिजिकल मीनिंग, इसका मतलब है कि क्या चीज है। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि किस तरह से हम फंक्शंस को फाइंड करते हैं, किस तरह से फंक्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना? तो आइए थोड़ा सा एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। आइए उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यही हमारी मेन टॉपिक है। जैसे सपोज करिए यहाँ क्या था आपका? साइन ऑफ एक्स था और डी बाई डी एक्स आपने किया तो क्या मिलता था आपको? कास ऑफ एक्स मिलता था। ठीक है ना? अब जो कास ऑफ एक्स है यह क्या है? आपका डेरिवेटिव है, यह डेरिवेटिव हो गया। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके एनसीईआरटी की किताब से ही ले रहा हूं, यस क्यूब बाई 3 है, यहां से क्या मिलता था आपको? एक्स स्क्वायर मिलता था, यह भी क्या है? डेरिवेटिव है। और तीसरा एग्जांपल मैं एक और आपको देना चाहता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स है, वह भी कितना आया? यह भी क्या है? डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव जब निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमको मिल रही है। तो अगर इस तरह से अगर आपको सामने दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे, आप उसको क्लियर कर लेंगे कि जो कास यस का इंटीग्रेशन कितना होगा। यही जो फंक्शंस है, यह आपका क्या हो गया? एफ डैश हो गया, और यह क्या हो गया? आपका एफ हो गया। तो एफ डैश की हेल्प से हम एफ जब फाइंड करेंगे तो यह एफ क्या कहलाएगा? यह प्रोसेस जो है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जो है इंटीग्रेशन कहलाती है। तो यह प्रिमिटिव हो गया, यानी कि इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का यह क्या हो गया? इनवर्स हो गया, यह उल्टा हो गया। यही आपका इंटीग्रल है। यह क्या है? इस डिफरेंशियल का यह इंटीग्रल है। तो यहां हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यह प्रोसेस हो गया। इसका एक सिंबलाइजेशन भी है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इस पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो अगर मैं इस चीज को अगर ऐसे भी लिख दूं, अगर फंक्शन हमारा साइन ऑफ एक्स और प्लस 5 मैं यहां लिख दूं और डी बाई डी एक्स लूं तो क्या मिलेगा? यहां कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? कास ऑफ एक्स आएगा। ठीक ना? तो यहां भी कास ऑफ एक्स है और यहां भी कास ऑफ एक्स है। तो अगर कास ऑफ एक्स का अगर मान लें कि कास एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन एक्स होगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 5 कास ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स प्लस 5 भी तो होगा। तो बात यहां फंस जाती है। तो इट गिवन कंडीशंस, इसी चीज को अगर यहां हम इसकी चर्चा करें, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3 बाई 3 है और मान लेते हैं यहाँ यह 25 है, तब भी ये कितना आएगा? एक्स का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना? इसी तरह से अब हम ई टू पावर एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस हम मान लेते हैं 9 है इक्वल टू इसका कितना आएगा? ई टू पावर एक्स आएगा। तो हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं इसको एफ डैश को देख करके कि क्या यह रियल में यह क्या होगा, या यह होगा या कि यह होगा। तो यहां बात जब फंसने लगती है तो अगर हमारा क्या हो? एफ एक्स कोई एक फंक्शन हो, ठीक ना, और उसी में हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं और यह डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख देते हैं? एफ एक्स लिख देते हैं। यह क्या है? वेरिएबल एक्स में एक फंक्शन है जिसको हमने क्या लिखा है? एफ एक्स लिखा है। अब इसके हेल्प से जब इसको हम सुटेबल ढंग से बना लेंगे, अब सी की वैल्यू गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकाली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर दिस सी इक्वल टू 0 और किसी कंडीशंस के थ्रू सी इक्वल टू 5 भी आ सकता है। तो इस तरह से लिखने से यह फायदा यह है कि जो भी ऑल पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी हमारे फंक्शंस की, किसी भी हमारे व्यंजन की, तो उस व्यंजन में हम इसको आराम से सी को लिख लेते हैं। ठीक है? तो ये तो प्रोसेस रहा आपका जो है एंटी प्रिमिटिव मेथड से, ठीक है ना, डेरिवेटिव मेथड से। अगर हम एक फार्मूलेशंस की बात करें, एक फार्मूला, तो अगर क्या इसी तरह से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे? नहीं, इंटीग्रेशंस के लिए एक सिंबलाइजेशंस है। जैसे आपका डेरिवेटिव्स के लिए डी बाई डी एक्स लिखते हैं, उसी तरह से अगर वेरिएबिलिटी यस की हो तो इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है, आइए उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, वह देखते हैं। ठीक है ना? तो वह क्या करता है, आइए उसको देखा जाए। सपोज करिए हमारा यह कोई एक फंक्शन है, क्या है? एफ एक्स है, और
वेरिएबिलिटी किसकी है, वेरिएबिलिटी जो है एक्स की है। तो इसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं और क्या लिखा जाता है आपका यह फंक्शन एफ एक्स और एक कांस्टेंट सी होता है। तो यहाँ क्या है, यह इंटीग्रेट, यह क्या है इंटीग्रेशन का यह सिंबल है। इस तरह से कहीं भी लगा रहेगा तो आप उसको क्या समझेंगे, यह इंटीग्रेशन है। अब यहाँ इंटीग्रेशन में यह क्या हो गया, इसको इंटीग्रेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं, ग्रेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेंट है। और यहाँ यक्स क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक है ना। और पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी किताब में भी है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर सपोज करिए क्या है आपका cos ऑफ x है, यह हमारा क्या हो गया, यह एफ एक्स इक्वल टू हो गया। तो इसको अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल, इसका जो है प्रिमिटिव निकालना चाहें तो बीच सिमिलाइजेशन क्या करेंगे, यहाँ पर cos ऑफ x और dx लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबिलिटी किसकी है, x की वेरिएबिलिटी है। तो उसके हिसाब से यह कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो अगर एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि क्या है आपका x का स्क्वायर है, चाहे x ही है और dx है, तो यह कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ कांस्टेंट c है। इसके सारे फार्मूले वगैरह हैं, अभी मैं इसके बाद इस पर स्टडी करूंगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन निकाला जाता है, इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। हमको बहुत डीप में नहीं जाना है, हमको इसके सिंबल पर जाना है, फार्मूला रट लेना है और जो भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ा सा कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों पर चर्चा करते हैं और थोड़ा सा कंपेरिजन के हिसाब से इस पर स्टडी करते हैं। तो कुछ फार्मूले जो डेरिवेटिव्स का आपने पिछली क्लास में आपने देखा था, उसी के बेस पर अब पहला फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन प्लस 1, और यह है। तो जब हम इसका डिराइवेशन करते थे, जब इसको हम डिराइव करते थे तो कितना मिलता था, इसका डिराइवेशन के बाद यही मिलता था कि यह कट करके एक्स टू पावर एन हो जाता था, ठीक है ना। यह डेरिवेटिव वाला फार्मूला है जो कि आपने पिछले सेक्शंस में इसको देखा था। अब इसी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर एक्स टू पावर एन और dx है, यह क्या है आपका f डैश है, और यह क्या है आपका f है, जिसको मैंने पिछले सेक्शन में ही पीछे मैंने बताया था आपको। अब यहां से यह d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x टू पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हमको जैसे वहां हम क्या करते थे, इसका करते थे, जैसे सपोज करिए यह d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 5 है, तो आप क्या लिखते थे 5 और x टू पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 x पर 4 लिखते थे, ठीक है ना। अब वही चीज है, अब यह लिखा रहेगा, यहाँ x टू पावर 4 लिखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x टू पावर 4 प्लस 1 और बटा में 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो x टू पावर 5 और बाई 5 प्लस c, यही हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यही प्रोसेस है, आप इस फार्मूले का यूज आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, अभी इन सभी फार्मूलों का यूज होगा जिसको आप जो है आप याद कर लेंगे, आपकी किताब में सब दिया हुआ है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, वह कितना था 1 आ रहा था, ठीक है ना। अब यही इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, अब यहाँ 1, यह आपका एफ डैश क्या हो गया 1 हो गया, हमारा मिलना क्या चाहिए x मिलना चाहिए, तो 1 ऑफ dx करेंगे तो कितना मिलेगा x प्लस कांस्टेंट c मिलेगा। यह जो है आपका डेरिवेटिव्स हो गया और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हो गए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा हम फार्मूला देखते हैं, उस फार्मूले पर स्टडी करते हैं। जितना भी आपने देख रखा है, क्या है तीसरा वाला आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स कितना मिला था, वो आपको cos ऑफ x मिला था। इसी तरह से तब क्या हो जाएगा cos ऑफ x डी एक्स विल बी आपका साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। और आपका चौथा क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x क्या मिला था, माइनस आपका साइन x था, तो यहाँ से साइन ऑफ x डी एक्स रहेगा, तो माइनस cos ऑफ x प्लस c हो जाएगा। यहाँ देखिए आप मिले थे, आपको मिला था डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x इक्वल टू कितना आया था सेक स्क्वायर x आया था। इंटीग्रेशन जहां भी सेक स्क्वायर x dx रहेगा वहां आप डायरेक्ट लिख देंगे tan ऑफ x प्लस c, ठीक ना। आपका छठा की फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x है, अब यहाँ से cot ऑफ x तो कितना मिलता था कोसेक स्क्वायर x। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जहां भी कोसेक स्क्वायर x dx रहेगा तो माइनस cot ऑफ x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे क्या है आपका बहुत से फार्मूले हैं जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ रखा है, सबका यहाँ इस्तेमाल होगा। कोसेक का हो गया, सेक का हो गया। अब देखते हैं कोसेक रहेगा तो डी उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ x रहेगा, तो कितना आता है सेक ऑफ x का सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x होता है, ठीक ना। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, इसके विषय में आपने अच्छी तरह से देखा है, आप इसको आराम से करिए। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर सेक ऑफ x इंटू tan ऑफ x रहेगा तो आप डायरेक्ट सेक ऑफ x प्लस c लिख देंगे। अगेन आते हैं हम 8वें क्वेश्चन 8वें फार्मूले पर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ x रहता है तो माइनस कोसेक ऑफ x इंटू काट ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब यह चीज है, यह रहेगा कि कोसेक ऑफ x इंटू काट ऑफ x, तो कितना लिख देंगे हम यहाँ से माइनस ऑफ द कितना
कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी है। तो इस तरह से सारे फार्मूले आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं। कुछ आइए इनवर्स फंक्शंस के विषय में भी कुछ फार्मूलों को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए जिस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूलों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आपको कैलकुलस में भी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। बिना फार्मूला आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो डेरिवेटिव्स का फार्मूला आपको याद है बस उसी के पैरेलल आपको उसको याद करना है। जैसे आइए हम लोग अब यह नौवां पार्ट देखते हैं। नौवां पार्ट क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो कितना था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो जहां कहीं भी इस तरह से रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स, तो बस यह याद है, बस डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे उसको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देंगे। आता है 10वां पार्ट जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स है। तो अब थोड़ा सा बात घुमाने की है, बस थोड़ा एक अंतर होता है दोनों में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, ठीक ना। तो या तो माइनस को इधर कर देंगे, चाहे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो कॉमन सेंस की बात है, आप उसको कर सकते हैं। यानी कि जहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस टाइप डी एक्स रहेगा तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे हम बढ़ते हैं 11वें पॉइंट पर, ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स है तो कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा जहां भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलेगा, क्या लिख देंगे आप वहां पे tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आते हैं 12वें पॉइंट पर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स है, यहाँ से cot इनवर्स एक्स रहेगा, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। यहीं आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको हम क्या लिखें, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस बाहर ले लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर को अगेन tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस tan इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। अब जैसा जिस रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स का क्या होता है, यहाँ से आपका 13 है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x है, इसका होता है x और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी उसी तरह से 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस डी एक्स रहेगा, तो आप उसको क्या डायरेक्ट लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब आपका आता है 14 पॉइंट पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स है, तो आप कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, बस माइनस साइन हो जाता है, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है। अगर ऐसा रहेगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इनवर्स फंक्शंस है जिसको आपको याद करना है। अब आता है लागरिथम से रिलेटेड चीजें हैं। एक दिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को पूरा लागरिथम का डिटेल में बता दूं, ठीक है ना। 1 घंटे का वीडियो बनेगा, उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख लीजिए, यह 15 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स रहेगा, तो ई टू पावर एक्स होता है। यह सबसे आसान चीज है, यह इसको कभी ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। ई टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी लिख देते हैं, ठीक ना। अब आता है आपका 16 पॉइंट, या डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेसी रहता है, log ऑफ x बेसी रहता है, तो उसको हम 1 बाई एक्स लिखते हैं, और कहीं भी 1 बाई एक्स डी एक्स मिल जाएगा तो ई टू पावर सॉरी इसको जो है log ऑफ x बेसी प्लस कांस्टेंट c लिख देते हैं। अब आता है आपका एक फार्मूला और है, a टू पावर x log a बेसी, इस तरह से कोई चीज रहती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होता है a टू पावर x आता है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां भी a टू पावर x dx आएगा तो वहां से क्या हो जाएगा आपका ए टू पावर एक्स है, तो वही आ जाएगा ए टू पावर एक्स और log ऑफ ए बे सी प्लस कांस्टेंट सी। तो अभी इतने ही फार्मूले नहीं है, बहुत से फार्मूले मिलेंगे। फिलहाल में हमको इतना कम से कम फार्मूला है जिसको कम से कम तैयार करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा इसके इंटीग्रेशंस के लिए, ठीक है ना। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है इस इंटीग्रेशंस की, आइए उस इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मेनली आप उसको बेसिकली जानते भी हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में था वैसे आपके इंटीग्रेशंस में भी है, ठीक है ना। तो सपोज करिए जैसे अब यह है इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए, इंटीग्रेशन हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है डी एक्स, और डी बाई हम डी एक्स करें तो डायरेक्ट जब हम जानते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के क्या है इनवर्स फंक्शंस हैं, तो सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और देखते हैं कि दो फंक्शंस हैं उनका नेचर एक ही है। जैसे हमारा मान लेते हैं कि यह फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन दूसरा क्या है जी एक्स है, दोनों का नेचर एक ही है। तो इंटीग्रेशन आप इस तरह से और इंटीग्रेशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में, यह दोनों संयुक्त रूप से इंटीग्रेशन बताता है। केवल हम इस तरह से एफ एक्स लिख दें ये मीनिंगलेस है, चाहे हम इस तरह से लिख दें जी एक्स लिख दें और जो है डी एक्स लिख दें, ये भी क्या है आपका मीनिंगलेस है, फिलहाल में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब दोनों का मतलब कि यह एक साथ लिखे जाएंगे तो वो क्या बताएंगे, इंटीग्रेशंस बताएंगे। तो जब दोनों का नेचर एक ही है, जी का भी वही नेचर है, एक्स और यह का भी वही नेचर है, तो इंटीग्रेशंस आप दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट अर्थात सेम होते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इंटीग्रेशन साफ हमारा एफ एक्स है और प्लस माइनस जी एक्स है और इसका जो है डी एक्स है, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग पुरानी प्रॉपर्टी सब लोग इसको जानते ही हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारा
k टाइम्स एफ एक्स है, k एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो k क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो हमारा एफ एक्स है dx है, इस तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। अब व्यापक रूप में भी इसको कहा जा सकता है कि k1 f1x प्लस k2 f2x और प्लस k3 f3x होल सोल जितना भी है यह dx है, इंटीग्रेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग निकल जाएगा। k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx और k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस सो ऑन kn fxn dx, इस तरह से जो है इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इतनी चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीजें हैं, आप इसको देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, और जितना तैयार कर लेंगे एक्सरसाइज लगाने में बहुत ही मजा आएगा। आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, ओनली आपको जो है जो 15 फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को बेसिकली आप याद कर लेंगे, और याद करने के लिए बहुत मेहनत भी नहीं आपको करनी है। क्या है, आप डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं, बस वही उसका उल्टा याद करना है। तो बच्चों, आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं आपको दूसरी वीडियो जब भी बनाऊं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको पर डे जो है आपका कम से कम क्लास 12th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास भेजूं। आपको अगले साल बोर्ड देना है, आपको बोर्ड में बैठना है, थोड़ा सा मैंने वीडियो लेट बनाना शुरू किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको प्रयास करूंगा कि सारा मटेरियल जितना जल्दी हो सके दे सकूं। धन्यवाद।